देखो जो हम लोग FeFeC3 डायग्राम पढ़े थे, आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम, उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन सा फेजेज होता है। ठीक है, जिस तरह हम वाटर की बात करें तो एक सॉलिड फेज होगा। फेज मतलब हम बोल रहे हैं उसमें सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, यहाँ हम दो फेज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इनवेरिएंट रिएक्शंस होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर्स। सारा ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, हम एक एक करके फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे कौन कौन सा फेज होता है हमारा आयरन कार्बन डायग्राम में। सेकंड, कौन कौन सा इनवेरिएंट रिएक्शंस होता है। थर्ड, क्रिटिकल टेम्परेचर्स हमारा होता है। और फोर्थ हम लोग देखेंगे कंपोजिशंस। ठीक है, तो ये चार टॉपिक कवर करना है इसके अंदर, Fe3C डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो एक एक करके जब हम टॉपिक को कवर करते जाएंगे उस वक्त और क्लियर होते जाएगा डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहला हेडिंग दो, फेजेस इन Fe3C डायग्राम। तो पहला जो फेज होता है, टोटल 4 फेज होता है। पहला जो फेज होता है वो होता है अल्फा फेराइट। ठीक है, या फिर इसको हम लोग सिर्फ फेराइट भी बोलते हैं, अल्फा फेराइट, या फिर ओनली हम लोग इसको फेराइट बोलते हैं। इसमें लिखो फेराइट is an interstitial solid solution of alpha iron या फिर ऐसे लिखो, फेराइट इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन in alpha iron. It has BCC structure, body centered cubic structure. The maximum solubility of carbon in ferrite is 0.02% at 723 degree centigrade, which decreases with fall of temperature to negligible amount of 0.008%. It is soft and ductile, फिर आगे लिखो फेराइट इज फेरोमैग्नेटिक at low temperature
but loses its magnetic property with rise of temperature and becomes paramagnetic at 770 degree centigrade. सर थर्ड लाइन में कार्बन के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? थर्ड लाइन में कार्बन के बाद द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन फेराइट, फेराइट ये वाला, द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन फेराइट इज 0.02% at 723 degree centigrade, which decreases with fall of temperature to negligible amount of सर लास्ट नीचे सबसे राइज ऑफ के बाद क्या लिखे हैं? rise of temperature, शॉर्ट में लिख दिया टेम्परेचर, TEMP, rise of temperature and becomes paramagnetic at 770 degree centigrade. हो गया नोट? यस सर। चलो देखो, हम ये वाला पहले थोड़ा बता देते इसमें, फिर हम डायग्राम को फिर से बनाएंगे, उसके बाद हम डिक्टेट करके लिखवाएंगे, बोल के लिखवाएंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या है, फेराइट इज एन इंटरशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन। हम लोग स्टडी किए थे अल्फा आयरन के बारे में, ये हमारा एक एलोट्रॉप्स होता है आयरन का। जब अल्फा आयरन में हम लोग कार्बन को मिक्स करते हैं, तब इन दोनों के बीच जो सॉलिड सॉल्यूशन तैयार होगा, क्योंकि ये सॉलिड फेज है, ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, इसलिए सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहे हैं। सॉलिड का सॉल्यूशन होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेराइट। और यहाँ पे हम टर्म यूज करें इंटरशियल। इंटरशियल जब हम एलॉय बता रहे थे एलॉय के बारे में, तो उस टाइम हम बताए थे दो तरह का एलॉय होता है, एक इंटरशियल एलॉय होता है और एक सब्स्टिट्यूशनल एलॉय होता है, ठीक है। इंटरशियल एलॉय क्या होता है, जो हमारा, अगर ये आयरन का पार्टिकल्स है, आयरन का एटम्स है, तो इसके बीच के स्पेसेस को वो अगर एक्वायर करेगा, तो वो हमारा कौन सा सॉल्यूशन तैयार करेगा, इंटरशियल एलॉय तैयार करेगा। और वही अगर वो एटम्स को डिस्प्लेस कर देगा, जिस कुछ ऐसा एटम्स है, यहाँ पे वो एटम्स को डिस्प्लेस कर दिया और दूसरा एटम जाके वहां बैठ गया, जैसे कि ब्रास के केस में होता है कि ये अगर कॉपर का एटम्स है, उसमें हमारा जिंक क्या करता है, कॉपर के एटम को रिप्लेस कर देता है, खुद जाके बैठे जाता है वहां पे। तो ऐसे जो अलॉय फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल, यानी वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया उसे। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इंटरशियल जो स्पेस है, इंटर जो स्पेस है इसके अंदर, उसको भी एक्वायर कर रहा है यहाँ पे कार्बन, इसलिए ये इंटरशियल सॉल्यूशन तैयार करता है, ठीक है। मींस फेराइट क्या हो गया, अल्फा फेराइट, अल्फा आयरन का और कार्बन का। अल्फा आयरन में हम जब कार्बन मिक्स कर देते हैं, तब जो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन तैयार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा फेराइट, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे अल्फा आयरन का जो स्ट्रक्चर होगा बीसीसी, वही इसका भी होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन फेराइट इज 0.02% एट 723 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो हम अल्फा आयरन में कार्बन को मिक्स करना करेंगे, तो इसमें मैक्सिमम जो अल्फा आयरन
कार्बन को मिला सकता है वो कितना है 0.02%। इससे ज्यादा वो खुद में डिसॉल्व नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा डिसॉल्व करेगा फिर कुछ अलग ही हमारा फेज तैयार होने लगेगा, जो हम लोग अभी फिगर में देखेंगे। और जो मिनिमम हमारा है वो 0.08% डिसॉल्व हो सकता है। मतलब कि जब हम अल्फा आयरन में मिनिमम 0.08% डाल सकते हैं और मैक्सिमम 0.02% डाल सकते हैं। ये जो अल्फा फेराइट होता है ये हमारा सॉफ्ट होता है और डक्टाइल होता है। अल्फा फेराइट जो होता है, चूंकि हम पहले ही बताए थे कि कार्बन का परसेंटेज जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे उसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ेगा और डक्टिलिटी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे तो कार्बन का परसेंटेज काफी कम है, इस वजह से ये सॉफ्ट होता है और डक्टाइल होता है। जैसे जैसे हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाएंगे ये हार्ड होते जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा और डक्टिलिटी घटते जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये चीज भी बताए थे, फेराइट जो होता है वो हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है। लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे वो हमारा फेरोमैग्नेटिक होगा, लेकिन 770 डिग्री सेंटीग्रेड के जैसे हम पार करेंगे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है और पारामैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है, अभी हम इसको डायग्राम में क्लियर करवाते हैं। तब तो तुम लोग नेक्स्ट फेज को लिखो जब तक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो पहला फेज हो गया मेरा अल्फा फेराइट, सेकंड फेज लिखो ऑस्टेनाइट। सेकंड ऑस्टेनाइट लिखो, हम इसको डिक्टेट करवा दें तब तक हम अपना डायग्राम भी बना लेंगे। ठीक है, ऑस्टेनाइट में लिखो इट इज एन इंटरशियल solid solution of carbon. It is an interstitial solid solution of carbon in gamma iron. It is an interstitial solid solution of carbon in gamma iron and has FCC structure. And has FCC structure. आगे लिखो the maximum solubility of carbon in austenite is the maximum solubility of carbon in austenite is 2.11%. At 1147 degree centigrade, which decreases to 0.83%, at 723 degree centigrade. At 723 degree centigrade, austenite is soft. Austenite is soft, ductile, tough, soft, ductile, tough, malleable, soft, ductile, tough, malleable, and non-magnetic. That ब्रैकेट में लिख दो पैरामैग्नेटिक। उसके बाद लिखो ऑस्टेनाइट, नॉन मैग्नेटिक। हाँ ब्रैकेट में लिखो पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक ब्रैकेट में पैरामैग्नेटिक। उसके बाद लिखो ऑस्टेनाइट डज नॉट एग्जिस्ट
ऑस्टेनाइट डज नॉट एग्जिस्ट बिलो 723 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो 723 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जिस्ट के बाद क्या चीज? एग्जिस्ट के बाद क्या बोले? एग्जिस्ट के बाद डज नॉट एग्जिस्ट बिलो 723 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो 723 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो देखो, जो पहला हम टॉपिक लिखवाए थे अल्फा आयरन, अल्फा फेराइट, अल्फा फेराइट, उसको समझ लो पहले। अब हम डायग्राम को एक एक करके समझाते हैं। देखो अल्फा फेराइट क्या होता है? अल्फा आयरन प्लस इसमें हम कार्बन को मिक्स करेंगे, ठीक है। कार्बन का मिनिमम परसेंटेज कितना होगा? 0.008% और मैक्सिमम जो होगा वो 0.02%, और 0.02% होगा 723 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये रेंज जो है, ये रेंज हमारा, ये जो एरिया है, सर कौन बोल रहा है? चलो ठीक है स्टार्ट। देखो ये जो रेंज है, इस रेंज को हम लोग बोलते हैं ये अल्फा फेराइट, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि हम यहाँ से कार्बन को मिक्स करना, मान लो हमारा रूम टेम्परेचर है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 जो भी है, 25 30 जितना भी रूम टेम्परेचर होगा, यहाँ से जब हम अल्फा आयरन में कार्बन को मिक्स करना स्टार्ट किए तो क्या हुआ, उसके पास डिजॉल्विंग कैपेसिटी कितना है आयरन के पास? 0.008%। इस टेम्परेचर पे हमारा 0.008% ही आयरन डिजॉल्व हो, कार्बन डिजॉल्व हो सकता है अल्फा आयरन में। तो हम डिजॉल्व करना स्टार्ट किए, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किए, क्या हुआ कि अल्फा आयरन का डिजॉल्विंग कैपेसिटी जो है, जो आयरन को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, वो इंक्रीज करता है। जैसे जैसे हम हायर टेम्परेचर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा कार्बन जो है वो ज्यादा अमाउंट में डिजॉल्व हो रहा है। इनिशियली कितना था? 0.008 था। जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, ये जो अल्फा आयरन है वो ज्यादा कार्बन को डिजॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और जब हम 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाते हैं इस टेम्परेचर पे, तो उस वक्त जो है हमारा अल्फा आयरन कितना कार्बन को डिसॉल्व कर लेता है? 0.02%। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कितना है? 0.02%। मीन्स यहाँ पे जो है हमारा अल्फा आयरन 0.02% कार्बन को डिसॉल्व कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर से जब हम टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और तो देखते हैं कि फिर से कार्बन का डिसॉल्विंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हमारा कार्बन का डिसॉल्विंग कैपेसिटी डिक्रीज करने लगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिसॉल्विंग कैपेसिटी है एक अल्फा आयरन का कार्बन में, ठीक है। तो अल्फा फेराइट में मैक्सिमम जो कार्बन का परसेंटेज कितना होगा? 0.02%। रूम टेम्परेचर पे कितना है? 0.0008%। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किए, कार्बन ज्यादा डिसॉल्व होना स्टार्ट हुआ। 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन जो है वो 0.02% डिसॉल्व हुआ, उसके बाद फिर से ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अगर हम इससे ज्यादा कार्बन को डिसॉल्व कर देते हैं, हम इस लाइन को दिखा रहे हैं कि अल्फा फेराइट है, अगर हम इससे ज्यादा कार्बन को इस टेम्परेचर पर डिसॉल्व करना चाहते हैं, देखो, या फिर यहाँ पे नहीं लेके यहाँ पे ले लो, 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम देख रहे हैं कि अल्फा आयरन में 0.02% डिसॉल्व हो रहा है कार्बन। अगर हम इससे ज्यादा डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या करेगा? इस जोन में इंटर कर जाएगा, और ये जोन हमारा जो होता है वो अल्फा प्लस आयरन कार्बाइड होता है, ठीक है। ये आयरन कार्बाइड है मेरा, ठीक है। तो अब वो क्या, अब यहाँ पे अगर हम किसी मटेरियल को लेते हैं, यहाँ के किसी सैंपल को अगर हम कंसिडर करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? अल्फा होगा प्लस Fe3C होगा, ये मिक्सचर होगा इन दोनों का। इसके अंदर अगर हम मटेरियल को लेंगे, इसके अंदर कोई हम सैंपल लेंगे, तो वो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो अल्फा फेराइट होगा, ठीक है। वो कंप्लीटली BCC स्ट्रक्चर होगा। अगर हम इसमें कहीं भी सैंपल उठाएंगे, कहीं से भी एक सैंपल उठाते हैं और उसका स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, तो वो क्या होगा? वो कंप्लीट BCC स्ट्रक्चर होगा और वो हमारा अल्फा फेराइट होगा। लेकिन अगर हम इससे इधर चले जाते हैं
तो यहाँ पे हमको अगर हम कोई सैंपल उठाएंगे तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, अल्फा और Fe3C दोनों मिक्स पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहीं पे सॉलिड, एक मेरा आइस है, फिर वाटर है, फिर वेपर है, ठीक है, हम अगर -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई सैंपल लेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, आइस के फॉर्म में होगा, वो तो वाटर के फॉर्म में होगा नहीं, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आइस का फॉर्म पे होगा। अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई सैंपल लेंगे तो वो इन दोनों का मिक्सचर होगा। ठीक है, आइस और वाटर का मिक्सचर सेम यहाँ पे है। यहाँ पे अगर इस रेंज में हम कोई सैंपल को कंसिडर करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, अल्फा फेराइट होगा, उसका स्ट्रक्चर बीसीसी होगा। लेकिन इस रेंज से इस साइड अगर हम चल जाते हैं, मींस कार्बन का परसेंटेज इसी टेम्परेचर पे हम ज्यादा कर देंगे, तब जो हमारा मिक्सचर मिलेगा वो अल्फा और Fe3C का मिक्सचर मिलेगा। जिस तरह यहाँ पे आइस और वाटर का मिक्सचर मिल रहा है, उसी तरह यहाँ पे अल्फा एक फेज है हमारा, Fe3C एक फेज है, जो आगे हम पढ़ाएंगे इसको, ये दोनों फेज का मिक्सचर होता है। अब अल्फा का स्ट्रक्चर क्या होता है, बीसीसी होता है। ठीक है, और जो Fe3C का स्ट्रक्चर होता है ये ऑर्थोरोम्बिक होता है। हम टोटल 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, 7 का इसमें केवल हम इसका नाम लिखाए थे, तो ये पढ़ाए थे बीसीसी, ये ऑर्थोरोम्बिक। तो यहाँ इस रेंज में हम कोई भी सैंपल कंसिडर करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अल्फा और Fe3C होगा, मिक्सचर होगा इन दोनों का। लेकिन यहाँ पे केवल वो अल्फा फेराइट होगा, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बीसीसी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब ये फेराइट समझ में आया ना, अल्फा फेराइट क्या फेज होता है, कौन सा फेज होता है। ठीक है, आयरन का अलग, आयरन में जब हम लोग कार्बन मिलाते जाते हैं तो अलग अलग फेजेस हम लोग को मिलता है। तो उस टाइप से पहला हमारा कौन सा फेज हो गया, अल्फा फेराइट। अल्फा फेराइट करने का मतलब कि इसमें ये क्या होगा, ये कार्बन का आयरन में, अल्फा आयरन में इंटरशियल सॉलिड सॉल्यूशन होगा, जिसमें कार्बन का मैक्सिमम परसेंटेज कितना होगा, 0.02% एट 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और मिनिमम परसेंटेज कितना होगा, 0.008%। समझ में आ गया। तो ये टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है, टेम्परेचर के साथ कितना ये आयरन को डिसॉल्व कर सकता है। ये ग्राफ बताता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मेरा अल्फा आयरन में जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी है कार्बन का वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मैक्सिमम जो है 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो कार्बन का डिसॉल्विंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है अल्फा आयरन में, और वो कितना है, 0.02%। उसके बाद फिर से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर देंगे तो क्या होगा, डिसॉल्विंग कैपेसिटी फिर से घटना स्टार्ट हो जाएगा। ये अल्फा आयरन का हुआ अल्फा फेज। ठीक है, अल्फा फेराइट फेज। अब देखो हम दूसरा लिखवाएं ऑस्टेनाइट। ठीक है, अब ऑस्टेनाइट को समझो, ये क्या है, ये भी हम लिखे हैं कि गामा जो आयरन है, गामा आयरन का कार्बन के साथ जो हमारा इंटरशियल सॉलिड सॉल्यूशन तैयार होगा। हम जब हम लोग एलोट्रॉप्स के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हम उसी टाइम बताए थे कि जब 910 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, हमारा जो अल्फा आयरन है वो गामा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वहां फेज, वो हमारा एलोट्रॉप स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है आयरन का। 910 पे अल्फा आयरन गामा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ये लाइन जो है ये गामा आयरन को बताएगा यहां से ऊपर। ठीक है, क्यों, क्योंकि 910 के ऊपर अल्फा आयरन मेरा गामा आयरन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये कंप्लीट गामा आयरन है। अब जैसे जैसे हम इसमें कार्बन मिलाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसमें कार्बन मिलाते जाएंगे, हमारा क्या होगा, एक फेज तैयार होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टेनाइट। ठीक है, एक फेज तैयार होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ऑस्टेनाइट। और वो फेज क्या होगा, वो देखो यहाँ जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इसमें होगा। अब देखो जैसे जैसे हम गामा आयरन में कार्बन को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, कार्बन को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार करते जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या बता रहा है, ये रीजन जो है ये मेरा ऑस्टेनाइट रीजन है, ये जो कंप्लीट रीजन है ये ऑस्टेनाइट रीजन है। ठीक है, ये ऑस्टेनाइट पूरा रीजन हो गया। इसमें देखो ऑस्टेनाइट रीजन में मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन का कहां पे है, मैक्सिमम परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो देखो कार्बन का मैक्सिमम परसेंटेज ये छोर पे होगा। ठीक है, इस एंड पे मैक्सिमम परसेंटेज होगा क्योंकि ये एज है इसका। तो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे हम पहले बताए 2.1 होता है। ठीक है,
तो जो गामा आयरन में जैसे जैसे हम कार्बन को इंक्रीज करते जाएंगे, ये हमारा मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन का 2.1% होगा जो ये डिसॉल्व कर पाएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और देखो इसके बाद मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे कितना है। मिनिमम परसेंटेज अगर इस जोन में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो मिनिमम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक कंप्लीट इस जोन में देखो ये मैक्सिमम दिखा रहा है और ये मिनिमम दिखा रहा है कार्बन का परसेंटेज। ये मिनिमम परसेंटेज कितना है 0.83%। तो यही हम लिखवाए हैं कि जो गामा आयरन में हम मैक्सिमम कार्बन कितना डिसॉल्व कर सकते हैं 2.1%, मिनिमम कार्बन हम लोग कितना डिसॉल्व कर सकते हैं 0.83%। लेकिन ये 723 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। देखो यहाँ पे 723 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है ऑस्टेनाइट। ठीक है, मींस ऑस्टेनाइट जो फेज है ये कभी भी 723 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि गामा आयरन जो हमारा है वो 910 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे हम कार्बन को डिसॉल्व करते जाएंगे ये मैक्सिमम जो है 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 0.83% को डिसॉल्व करेगा। बाकी फिर इसके बाद ये फिर से ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यानी इनिशियल डिसॉल्विंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये हमारा 0.83 तक आया, उसके बाद फिर से ये इंक्रीज करके 2.1% तक चला गया। तो ये जो रीजन है ये बताता है मेरा ऑस्टेनाइट रीजन को, ये ऑस्टेनाइट फेज हो गया। यानी कि टेम्परेचर अगर देखा जाए तो हमारा ये 723 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 910 तक जा रहा है, यहाँ पे चेंज कर रहा है, उसके बाद यहाँ 1410 तक, 1493 तक, और फिर ये हमारा 1147 तक। क्योंकि कार्बन का परसेंटेज हम जैसे जैसे वेरी करेंगे वो अलग अलग टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1493 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे आयरन हमारा मिक्स होगा कार्बन के साथ, यहाँ पे मिक्स होगा, यहाँ पे, इस तरह से अलग अलग परसेंटेज पे हमारा मिक्स हो रहा है, वो ऑस्टेनाइट फेज तैयार कर रहा है। जिस तरह ये वाला जोन था उसी तरह एक जोन ये आ गया, और ये बताएगा मेरा गामा आयरन का कार्बन के साथ जो सॉलिड सॉल्यूशन तैयार हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टेनाइट फेज। मैक्सिमम कितना 2.1% मिक्स होगा, मिनिमम 0.83% मिक्स होगा, और अगला पॉइंट कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो ऑस्टेनाइट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो इसका नीचे आ ही नहीं रहा है, यहीं पे लास्ट ये पहुंच रहा है, तो इसके नीचे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब तीसरा फेज लिखो डेल्टा फेराइट। पहला हो गया मेरा अल्फा फेराइट, दूसरा हो गया ऑस्टेनाइट, और तीसरा हो जाएगा अब डेल्टा फेराइट। इसमें लिखो it is an interstitial solid solution, it is an interstitial solid solution of carbon, it is an interstitial solid solution of carbon in delta iron, in delta iron। अब डेल्टा आयरन में हम लोग कार्बन को मिलाना चालू करेंगे तो वो हमें डेल्टा फेराइट करेगा। हाँ बोलो। सर कौन है सर? किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, आगे बताइए। चलो लिखो, इट इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन डेल्टा आयरन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन डेल्टा आयरन। ठीक है, and has BCC structure, and has BCC structure, it has maximum, क्या चीज? फिर से लिखो डेल्टा फेराइट में लिखो
It is an interstitial solid solution of delta. It is an interstitial solid solution of carbon. It is an interstitial solid solution of carbon in delta iron. In delta iron and has BCC structure. And has BCC structure. It has maximum solubility. It has maximum solubility of carbon. It has maximum solubility of carbon of 0.09% of 0.09% at 1495 degrees centigrade. At 1495 degree centigrade. It is a high temperature phase. It is a high temperature phase having paramagnetic property. It is a high temperature phase having paramagnetic property. ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला फेज, ये वाला जो जोन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा डेल्टा फेराइट को। ठीक है, देखो यहाँ से हमारा 1410 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव जो है हमारा डेल्टा आयरन आ जाता है। उसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि कार्बन को मिक्स करना स्टार्ट किए। तो जैसे जैसे हम कार्बन को मिक्स करेंगे वो इस रेंज को फॉलो करेगा, मींस उसका कार्बन का सॉल्युबल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा उसके बाद मैक्सिमम जो है वो यहाँ तक वो मिक्स कर सकता है। और ये जो परसेंटेज होता है वो 0.09% होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो सॉल्युबिलिटी हमारा डेल्टा आयरन में कार्बन का होता है वो कितना होगा 0.09% यहाँ पे। उसके बाद फर्दर हम लोग अगर ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर उसका डिक्रीजिंग कैपेसिटी मेरा डिक्रीज कर जाएगा। अगर इस टेम्परेचर से 1495 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.09% उसका मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, उसके बाद अगर क्या होगा उसका जो कार्बन को डिसॉल्व करने का कैपेसिटी है वो फिर से डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो ये वाला जोन जो है वो डेल्टा फेराइट है। तो और ये फिर से इसका स्ट्रक्चर बीसीसी हो जाता है। गामा अल्फा फेराइट का बीसीसी ऑस्टेनाइट में जब कन्वर्ट हो जाता है ये वाला, तो ये बन जाता है मेरा एफसीसी स्ट्रक्चर का। फिर ऑस्टेनाइट क्या होगा, गामा आयरन में कन्वर्ट, जैसे डेल्टा आयरन में कन्वर्ट होगा ये हमारा फिर से वापस बीसीसी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सर वो लिक्विड में हो जाएगा ना? कौन सा डेल्टा फेराइट? यस सर, नहीं, डेल्टा ये भी फैट से सॉलिड होता है। हाँ, इसके ऊपर फिर लिक्विड हो जाएगा, ये फिर पूरा मेल्ट कर जाएगा मेरा आयरन। ठीक है, यस अभी तक ये सारा सॉलिड फेज था, यहाँ तक सॉलिड फेज होगा। और जैसे ही हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, देखो ये टोटल जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब सारा बता रहा है कि इसको जैसे हम क्रॉस करेंगे वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यस। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो एक फेज हम लोग लिखवाते हैं सीमेंटाइट। नेक्स्ट फेज, 3 फेज हमारा हो गया, अल्फा फेराइट, ऑस्टेनाइट, डेल्टा फेराइट। अब एक नेक्स्ट फेज लिखो सीमेंटाइट। ठीक है, इसको हम लोग सीमेंटाइट को बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो आयरन कार्बाइड। ठीक है, Fe3C। सीमेंटाइट मींस वो आयरन कार्बाइड है। इसमें लिखो इट इज एन इंटरशियल, इट इज एन इंटरशियल it is an interstitial intermediate compound, it is an interstitial intermediate compound
of iron and carbon. It is an interstitial intermediate compound of iron and carbon having a fixed carbon content, of 6.67%, It has orthorhombic crystal structure. Orthorhombic crystal structure. Orthorhombic crystal structure. It is hard and brittle. It is hard and brittle compound with low tensile strength, and high compressive strength. It is hard and brittle. Orthorhombic crystal structure, full stop. It is hard and brittle compound with low tensile strength and high compressive strength. With low tensile strength and high compressive strength. फिर आगे लिखो, the cementite is a metastable compound. Cementite is a metastable compound and decomposes and सर मेटल के बाद metastable मेटल नहीं है, metastable मेटास्टेबल कंपाउंड. हाँ, metastable compound and decomposes under certain conditions, to form free carbon, that is graphite. ठीक है. अब देखो, जब कार्बन का परसेंटेज 6.67% हम ऐड कर देंगे आयरन में, अगर हम 6.67% ऐड कर देंगे तो तब जो हमारा एक आयरन का कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयरन कार्बाइड या सीमेंटाइट. ठीक है, यानी कि इसमें जो है वो फिक्स्ड परसेंटेज होगा 6.67%. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आयरन कार्बाइड. ये बहुत ही हार्ड और ब्रिटल फेज होता है. ठीक है, हार्ड और ब्रिटल कंपाउंड होता है, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज हम बढ़ाएंगे तो उसका ब्रिटलनेस बढ़ता जाएगा और ये फिर बहुत ही ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा 6.67% पे. और ये हार्ड भी होता है. कार्बन का परसेंटेज ये है मैक्सिमम परसेंटेज हो चुका है जहां पे हम लोग मिक्स कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होता है, ये बस याद रखना है. उसके बाद एक है कि सीमेंटाइट जो होता है एक मेटास्टेबल कंपाउंड होता है. मींस अगर ये मेरा आयरन का कंपोनेंट है, इसमें हम कार्बन ऐड करते जा रहे हैं और जब हमारा कार्बन 6.67% तक ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये कुछ देर तक इस फॉर्म में रहेगा. उसके बाद क्या होने लगेगा, इसमें ये जो कार्बन का परसेंटेज है ये धीरे धीरे, ये जो कार्बन इसमें प्रेजेंट है इतना हाई अमाउंट में, वो क्या होगा, वो डिकम्पोज होने लगेगा. मींस आयरन से अलग होने लगेगा वो, और आयरन से अलग होके वो ये सरफेस पे आ जाता है. ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम डिसॉल्विंग कैपेसिटी है मेरा आयरन का. कार्बन मैक्सिमम जो डिसॉल्व हो सकता है आयरन में वो 6.67% है. तो इतना हाई परसेंटेज में क्या होता है कि कार्बन जो है वो हमारा आयरन से अलग होने लगता है और वो सरफेस पे आ जाता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री कार्बन. मींस कार्बन क्या हो गया, ये फ्री हो गया, फ्री होके ये सरफेस पे आ गया.
और इसी फ्री कार्बन को हम लोग, ये जो फ्री कार्बन होता है वो ग्रेफाइट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, कार्बन जो है वो अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे डायमंड हो गया, डायमंड ये भी कार्बन का फॉर्म है, कोल हो गया ये भी डायमंड का कार्बन का फॉर्म है, फिर उसी तरह ग्रेफाइट हो गया, ये कार्बन का फ्री फॉर्म होता है। तो ये जो फ्री फॉर्म जो सरफेस पे आ गया, ये हमारा फ्री कार्बन कहलाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, तो जब बहुत ही ज्यादा परसेंटेज हो जाएगा कार्बन का, अप्रोक्स 6.67% या फिर उससे ज्यादा अगर हम ऐड करना चाहेंगे, तो वो कार्बन क्या होगा कि वो डिसॉल्व नहीं होगा और वो डिकम्पोज होके यहाँ पे सरफेस पे वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और वो एक तरह का ब्लैक कलर फॉर्म कर देता है, जो फ्री कार्बन कहलाता है, या फिर उसको हम लोग ग्रेफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ, अब ये सब जोन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये तो डेल्टा फेराइट हो गया, ये अल्फा हो गया, और ये हमारा ऑस्टेनाइट हो गया, और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा सीमेंटाइट को, मींस 6.67% ये लाइन। ठीक है, अब देखो क्या क्या होता है, यहाँ पे हमारा है लिक्विड। ठीक है, तो ये डेल्टा फेराइट है और यहाँ पे लिक्विड है, तो इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो फेज होगा, जो जोन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड प्लस डेल्टा। ठीक है, क्योंकि जो सेपरेट करने वाला जोन है, अगर हमारा लिक्विड डेल्टा में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक टाइम आएगा जब वो सेपरेट होगा, जैसे अगर एक आइस है वो हमारा अगर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक फेज जोन आएगा जहां आइस और वाटर दोनों आएगा। जब ये कन्वर्ट होगा आइस वाटर में, तो आइस और वाटर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, उस टाइम आइस और वाटर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा। उसी टाइप से यहाँ पे है, अगर लिक्विड हमारे पास यहाँ पे है और वो हमारा डेल्टा में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा फेराइट में, मींस उसके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड प्लस डेल्टा। उसी तरह से यहाँ पे डेल्टा फेराइट है, यहाँ पे ऑस्टेनाइट है, तो उसके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा प्लस गामा। ठीक है, गामा से हम लोग ऑस्टेनाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा प्लस गामा। अब ये वाला जोन क्या होगा, तो इस जोन का बाउंड्री देखो, एक ये बाउंड्री है और एक ये बाउंड्री है। ठीक है, तो ये बाउंड्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बाउंड्री के इस साइड क्या है, लिक्विड है, इस बाउंड्री के इस साइड क्या है, ऑस्टेनाइट है, तो ये जो जोन है, ये जो जोन है वो लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये ट्रांजिशन जोन है। अगर हम यहाँ से यहाँ पे लिक्विड को डायरेक्ट अगर हम कूल करना चाहेंगे, तो वो क्या होगा, लिक्विड जो हमारा है, अगर इस परसेंटेज ऑफ कार्बन पे अगर 0.83% का हम एक अलॉय लेते हैं, एक 0.83% का हम अलॉय लेते हैं आयरन और कार्बन का। ठीक है, उसको कितना डिग्री टेम्परेचर पे लेते हैं, 1539 पे ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ ये कम हीट पे मेल्ट कर जाएगा, लेकिन लेट सपोज हम मान लेते हैं कि 1539 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरा एक 0.83% कार्बन और आयरन का अलॉय है, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। तो जब कूल करेंगे तो वो क्या होगा, देखो यहाँ से कूलिंग होगा, इस लाइन के अलोंग कूलिंग होगा। ठीक है, तो ये पहले क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड है, जैसे ही यहाँ पे टच करेगा, ये जो लिक्विड है धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा, और वो गामा आयरन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो 8.83% पे है। यहाँ पे डेल्टा फेराइट एग्जिस्ट नहीं करता है, डेल्टा फेराइट में मैक्सिमम परसेंटेज इतना ही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई सैंपल लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम कूलिंग करेंगे तो डेल्टा फेराइट बनेगा, लेकिन हम 0.83% कार्बन को ले रहे हैं, इसलिए यहाँ से ये कूलिंग होगा। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, अब लिक्विड क्या होगा, डायरेक्ट सॉलिडिफाई होकर ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे जब ये आएगा, तब वो जो लिक्विड है वो कंप्लीटली ऑस्टेनाइट बन जाएगा, और उसके बाद ऑस्टेनाइट रीजन में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड और ऑस्टेनाइट का। अगर यहाँ पे कोई सैंपल लेंगे, इसको हम कूल करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड है, यहाँ पे जब आएगा इस जोन में, ये ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पे लिक्विड जो है वो डेल्टा फेराइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे दोनों मिलेगा, हमको लिक्विड भी मिलेगा और डेल्टा फेराइट भी मिलेगा, और इस पॉइंट को जब ये क्रॉस करेगा, फिर हमें डेल्टा फेराइट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांजिशन जोन्स होता है। अब देखो आगे लिखाने से पहले हम ये कुछ इंपॉर्टेंट, अब हम लोग चलते हैं, हमारा फेजेस हो गया, कौन कौन सा फेज होता है, अल्फा फेराइट फेज, ऑस्टेनाइट फेज, डेल्टा फेराइट फेज और सीमेंटाइट फेज। ठीक है,
और एक आएगा लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज मींस लिक्विड स्टेट में वो है हमारा जो भी मटेरियल यहाँ पे आयरन कार्बन एलॉय जो है वो हमारा लिक्विड स्टेट में होगा, तो वो लिक्विड फेज हो गया। तो ये टोटल फेजेस आ गया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट, जैसे हम पहला हेडिंग दिए थे फेजेस, फेजेस के अंदर हम सारा फेजेस डिस्कस किए। अब अगला हेडिंग दो इनवेरिएंट रिएक्शंस, इनवेरिएंट रिएक्शन इन FEC डायग्राम, ठीक है। कौन कौन सा इनवेरिएंट रिएक्शंस होता है इसमें? इनवेरिएंट मींस वो फिक्स्ड पॉइंट पे होगा, वो चेंज कभी नहीं करेगा, वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो पहला लिखो यूटेक्टोइड रिएक्शन, यूटेक्टोइड रिएक्शन। ठीक है, देखो ये क्या होता है यूटेक्टोइड पॉइंट। इस डायग्राम में हम लोग यूटेक्टोइड पॉइंट इसे बोलते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये कितने पे है? 0.83% कार्बन, मींस 0.83% पे देखो 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पॉइंट है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर हम चलते हैं, इस पॉइंट से हल्का सा ऊपर क्या है? ऑस्टेनाइट है। थोड़ा सा ऊपर इसके ऊपर ऑस्टेनाइट है। अब जैसे हम यहाँ का ऑस्टेनाइट जो 0.83% पे जो ऑस्टेनाइट हमारे पास है, अब उसे हम अगर कूल करेंगे, ठीक है, हम यहाँ से कूलिंग करते हुए ला रहे हैं, ठीक है। चलो मान लो कि हमारे पास अभी जैसे हम बताएं 0.83% कार्बन आयरन कार्बन का एलॉय है। हम क्या किए? इसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिए, मतलब इसको मेल्ट कर दिए। तो 0.83% का कार्बन को हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिए यहाँ पे। अब हम क्या किए? अब इसको हम कूल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कूल करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड जो है वो इनिशियली इस जोन में एंटर करेगा, लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट जोन में। फिर यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे जब आएगा तो ये हमारा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस जोन में एंटर कर गया, ऑस्टेनाइट रीजन में एंटर कर गया। अब फर्दर इसको हम कूल करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट अभी ऑस्टेनाइट है, ऑस्टेनाइट है, ऑस्टेनाइट है। जब हमारा यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, तो क्या होगा? इसके नीचे तो ऑस्टेनाइट एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, क्योंकि 723 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गामा आयरन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑस्टेनाइट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑस्टेनाइट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा पास ऑस्टेनाइट है, ऑस्टेनाइट है, अब देखो इस जोन पे एंटर कर रहा है, तो ये जोन क्या होगा? अल्फा तो केवल हो नहीं सकता है, क्योंकि अल्फा तो केवल, ठीक है, और Fe3C तो मेरा ये वाला जोन है। तो ये जो जोन होगा यहां से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन तक, इस जोन को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस Fe3C जोन, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मिक्सचर था लिक्विड प्लस डेल्टा का या लिक्विड प्लस गामा का, सर वीडियो रुका हुआ है, वीडियो रुका हुआ है सर। हाँ सर अब सही है, ठीक है। चलो देखो, तो ये जोन मेरा क्या हो गया? अल्फा का जोन हो गया। यहाँ पे हमारा कौन सा है? Fe3C है, सीमेंटाइट है। तो ये जो बीच का जोन होगा, क्योंकि अल्फा इससे आगे एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, Fe3C तो तब एग्जिस्ट करेगा जब 6.67% होगा। तो यहाँ का जो बीच का जोन होगा उसको वो क्या होगा? अल्फा प्लस Fe3C, ये दोनों का मिक्सचर होगा, ठीक है। फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर होगा। तो क्या होगा? ऑस्टेनाइट जो है 0.83% पे, ये ऑस्टेनाइट इससे नीचे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये क्या होगा? ये हमारा ब्रेक कर जाएगा, ऑस्टेनाइट ब्रेक कर जाएगा अल्फा और Fe3C में, ठीक है। तो ऑस्टेनाइट जो है ये हमारा ब्रेक कर जाएगा अल्फा प्लस Fe3C में, मींस फेराइट प्लस सीमेंटाइट में। कितना? कब? 0.83% का ऑस्टेनाइट, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड।
जब हम ऑस्टेनाइट को कूल करेंगे तो ये 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्रेक करके फेराइट और सीमेंटाइट बना लेगा। ठीक है, फेराइट और सीमेंटाइट बना लेगा। और ये जो पार्टिकुलर 0.83% पे हो रहा है, देखो यहां भी अगर हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे क्या है, ऑस्टेनाइट है, यहाँ पे भी ऑस्टेनाइट है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज मान लेते हैं 0.5 है, कार्बन का 0.5% है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखो जब ये ब्रेक करेगा तो ये जोन कौन सा हो गया, अल्फा प्लस गामा का। यानी यहाँ पे जो ऑस्टेनाइट था वो जैसे ही यहाँ पे इंटर करेगा इसमें से फेराइट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ऑस्टेनाइट जो है वो फेराइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से कन्वर्ट होते होते फिर जब यहाँ ये क्रॉस करेगा तो यहाँ के बाद जो है ये हमारा अल्फा और गामा जो कंप्लीट है ये अल्फा प्लस Fe3C में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही यहाँ के ऑस्टेनाइट को हम कूल करेंगे तो यहाँ का ऑस्टेनाइट जब यहाँ इंटर करेगा तो अल्फा प्लस गामा में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जब ये यहाँ इंटर करेगा तो ये कंप्लीट फेराइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीमेंटाइट नहीं आएगा क्योंकि ये अल्फा के जोन में इंटर कर गया है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट फेराइट बनाएगा, लेकिन जब वही यहाँ हम कंसिडर करेंगे तो वो हमारा इस जोन में इंटर कर जाएगा, अल्फा प्लस Fe3C। और ये एक स्पेशल पॉइंट हो जाता है जहां पे क्या होता है कि 0.83% हमारा कार्बन होगा, 0.83% कार्बन होगा, 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, यहाँ पे ये जो है अल्फा और Fe3C में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है। यहाँ पे अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, कोई भी रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन जो होगा वो इनवेरिएंट रिएक्शन होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जब हम लोग अल्फा का ये जो ऑस्टेनाइट अल्फा और Fe3C में ब्रेक हुआ है, इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पारलाइट। ठीक है, क्यों इसको पारलाइट बोलते हैं कि जब यहाँ पे हमारा ऑस्टेनाइट ब्रेक होता है तो देखने को मिलता है कि जैसे ये मान लेते हैं कि ऑस्टेनाइट है, इस टाइप का स्ट्रक्चर का ऑस्टेनाइट था, ये क्या हुआ जब हम यहाँ पे ये ब्रेक हुआ तो ये क्या हो गया, एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, अल्फा प्लस Fe3C का मिक्सचर बना लेगा। ठीक है, और जब इस स्ट्रक्चर को हम लोग डीपली देखते हैं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, ये एक लेमिनार टाइप का बनाता है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा अल्फा होगा यहाँ पे, और ये जो हम बनाए हैं ये हमारा Fe3C होगा। और ये स्ट्रक्चर को जब देखते हैं अंदर से तो पर्ल टाइप का, मोती जैसा दिखता है। ठीक है, मोती जैसा देखने को मिलता है, इसलिए उसका स्पेशल नाम पड़ गया, इस मिक्सचर को पारलाइट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पर्ल मीन्स मोती जैसा दिखेगा, इसलिए इसे स्पेशल हम लोग बोला जाता है। और ये रिएक्शन फिक्स्ड है, 0.83% पे होगा, 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। ऑस्टेनाइट हमारा अल्फा और सीमेंटाइट में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पारलाइट। तो टोटल दो तीन रिएक्शन होता है जो इनवेरिएंट रिएक्शंस है। तो पहला हम लोग क्या लिखे थे, यूटेक्टोइड रिएक्शन, उसका रिएक्शन को लिखो नीचे, यूटेक्टोइड रिएक्शन लिख के नीचे लिखो ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट जो हमारा है कितना, कौन सा ऑस्टेनाइट, 0.83% कार्बन का। ठीक है, उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, 0.83। ये जो ऑस्टेनाइट है ये 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे फेराइट प्लस सीमेंटाइट में ब्रेक कर जाएगा। हो गया सर। हो गया। उसके बाद ये जो पार्टिकुलर मिक्सचर है फेराइट और सीमेंटाइट का, देखो उसमें कितना होता है, 89% फेराइट होगा और 11% सीमेंटाइट होगा। जब ये ऑस्टेनाइट यहाँ पे ब्रेक करेगा अल्फा और Fe3C में, तो इसमें अल्फा कितना होगा, जो फेराइट का परसेंटेज होगा वो 89% होगा और सीमेंटाइट उसमें 11% होगा। और इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं, ये जो मिक्सचर तैयार होगा फेराइट का और सीमेंटाइट का, उसे हम लोग बोलते हैं यूटेक्टोइड
मिक्सचर, और इसी का नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये एक स्पेशल मिक्सचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पारलाइट। ठीक है, थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट लिखो नीचे, इस रिएक्शन के नीचे। Thus during cooling, austenite of 0.83% carbon, austenite of 0.83% carbon at constant eutectoid temperature, इसे हम लोग 723 डिग्री सेंटीग्रेड को eutectoid टेम्परेचर बोलते हैं 0.83% कार्बन पे। Thus during cooling austenite of 0.83% carbon at constant eutectoid temperature 723 degree centigrade, 723 degree centigrade undergoes eutectoid transformation, undergoes eutectoid transformation to form a mixture of ferrite and cementite। सर 723 डिग्री सेल्सियस के बाद से undergoes eutectoid transformation 723 degree centigrade undergoes eutectoid transformation to form a mixture of ferrite and cementite, ferrite and cementite। This eutectoid mixture of ferrite and cementite is called perlite, This eutectoid mixture of ferrite and cementite is called perlite। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑस्टेनाइट है 0.83% कार्बन का, वो हमारा इस पॉइंट पे ब्रेक कर जाता है अल्फा और Fe3C में। ठीक है, और ये अल्फा और Fe3C में ये जो मिक्सचर, स्पेशली ये मिक्सचर जो है यहाँ पे जो ब्रेक करेगा उसको हम लोग बोलते हैं पारलाइट। सर फिर से वीडियो रुका हुआ है। हाँ सर सही है। अब तो यहाँ पे जो हमारा ऑस्टेनाइट है, इस जोन में ऑस्टेनाइट होगा, इस जोन में हम पार्टिकुलरली 0.83% की बात कर रहे हैं। ठीक है, 0.83% का कार्बन का जो यहाँ पे ऑस्टेनाइट होगा उसको हम कूल करेंगे इस लाइन के अलॉन्ग, तो इस पॉइंट पे जाके वो ब्रेक कर जाएगा अल्फा और Fe3C में। ये जो पार्टिकुलर मिक्सचर है, इसका जब स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस तो यहाँ पे ये पर्ल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया पारलाइट। ठीक है, तो पारलाइट पूछेगा तो वो क्या होता है, ये 0.83% कार्बन जो है उस एट 723 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें जो फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पारलाइट। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग फिर कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर कल मेरा मॉस के क्लास छूट गया था, तो वो वीडियो डाला हुआ है। 1 मिनट रुको, रिकॉर्डिंग बंद करने दो।